So hey guys, welcome to my YouTube channel, the CFA Buddy. And here I am, the CFA Buddy, your CFA Buddy, CA Tushar Grover, with another revision video. So आज हम मिल रहे हैं with another revision video of AI, alternative investment. So reading number 79, real estate and infrastructure. So let's start. जो इसके प्रीवियस वही वापसी की जो भी इसके प्रीवियस लेक्चर्स हुए थे उसके जो भी लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा एंड जो भी अपडेटेड नोट्स होंगे वो आपको गूगल ड्राइव का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई रिक्वेस्ट स्टार्टिंग रिवीजन की स्टार्टिंग में कि प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। आई रियली रिक्वेस्ट यू टू कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई डोंट वांट कि आप अच्छा ही कमेंट करो हमेशा। आपका जैसा भी कमेंट है लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव प्लीज कमेंट। आई रिक्वेस्ट बिकॉज मुझे पता चलेगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ। दिस इज माई फर्स्ट टाइम मैं रिविजन वीडियो लेके आ रहा हूँ। मैंने पढ़ाना फर्स्ट टाइम चालू किया है एंड आई वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग फॉर माई सी एफ ए कम्युनिटी राइट। सो अगर आप मुझे अपना फीडबैक दोगे आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ। और अगर मेरा अच्छा भी है अगर आपको वो चीज समझ में आ भी रही है सो दैट्स ऑल्सो यू कैन गिव मी द फीडबैक दैट विल मोटिवेट मी। सो आई रिक्वेस्ट सबसे बड़ा रिक्वेस्ट आपको वही है कि प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग 79 रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल्स पहला है सब कैटेगरी क्या होगा ये तो रेजिडेंशियल होगा कमर्शियल होगा। रेजिडेंशियल में आपको पता है एक सिंगल फैमिली होगा मल्टी फैमिली होगा। सिंगल फैमिली मतलब पूरा घर आपका सिंगल फैमिली रह रही है। मल्टी फैमिली अपार्टमेंट्स हो गए इसमें मल्टी फैमिली अपार्टमेंट्स मतलब एज फ्लोर वाइज मल्टी अपार्टमेंट अपार्टमेंट्स होते हैं। कमर्शियल में होगा ऑफिस बिल्डिंग शॉपिंग सेंटर्स इंडस्ट्रियल वेयर हाउस डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज एक्सेट्रा। उसके बाद क्या है इन्वेस्टमेंट कोऑर्डिनेट्स इन्वेस्टमेंट डिफाइंड एज इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकती है पब्लिक वर्सेस प्राइवेट एंड डेट वर्सेस इक्विटी। तो प्राइवेट इक्विटी में क्या होगा आपका डायरेक्ट ओनरशिप है चाहे वो सोल ओनरशिप है या आपका जॉइंट वेंचर है। और इनडायरेक्ट ओनरशिप कैसे होगा प्राइवेट रीट के अंदर या रियल एस्टेट फंड के अंदर। प्राइवेट डेट क्या हो गया आपने मॉर्गेज दे दिया या लोन दे दिए या मेजरमेंट डेट दे दिया। प्राइवेट पब्लिक इक्विटी में होगा कि आपने पब्लिक ट्रेडेड शेयर्स ऑफ रियल एस्टेट कंपनी को बाय कर लिया या पब्लिक रीट्स को बाय कर लिया आपने। और प्राइवेट डेट में क्या होगा मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी एमबीएस और सीएमएस एंड मॉर्गेज ईडीएफ्स। तो एक बार मैं आपको बता दूं फिर भी एमबीएस और सीएमएस में क्या हो गया कि एमबीएस बेसिकली क्या होता है कि बैंक बहुत सारे लोन्स को इशू कर देती है राइट। अब उनके बाद धीरे धीरे पेमेंट आएगी तो उनके पास कैश कैसा आएगा राइट। सो उसमें क्या होता है कि उस सारे लोन्स को एक बंच में बना के इसके इन रिस्पेक्ट में सिक्योरिटी इश्यूज होती है। ये एक सारे लोन्स एक तरह के कोलेट्रल हो गए। इसके रिस्पेक्ट में सिक्योरिटीज इशू होती है जो इन्वेस्टर्स को दी जाती है। इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है बाय गिविंग द मनी। वो पैसा इन्वेस्ट करता है उनको इस चीज की सिक्योरिटी मिलती है। ये सिक्योरिटी में कल को कोई भी रिपेमेंट में इशू आ गया सो इनका जो कोलेट्रल होता है वो सारे लोन्स होते हैं। वो लोन्स के ऑब्वियसली जो लोन होंगे उसका भी कोई कोलेट्रल होगा। सो वो एक तरह के इनके कोलेट्रल बन जाते हैं। जो भी मंथली पेमेंट आएगी वो आपका एज अ रिटर्न इन्वेस्टर्स को मिलता रहेगा। सो दैट इज एमबीएस एंड सीएमबीएस वो हो गया जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज होंगी राइट। जिसको हम फिर भी पढ़ेंगे इन द फिक्स्ड इनकम इन डिटेल। बाकी मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। तो पब्लिक डेट ये होगा। उसके बाद डेट वर्सेस इक्विटी कैरेक्टरिस्टिक में क्या होगा इक्विटी में होगा ओनरशिप इंटरेस्ट है। आप इक्विटी कर रहे हो मतलब आपका ओनरशिप इंटरेस्ट है इन्वेस्टर के पास कंट्रोल डिसीजन है। ठीक है बट हैव अ लो प्रायोरिटी क्लेम दैट डेट ऑब्वियसली इक्विटी की जो प्रायोरिटी होती है वो डेट के बाद ही आती है। डेट में क्या होगा लेंडर विद सिक्योर्ड क्लोटलेस क्लेम होता है डेट हैज अ हाई प्रायोरिटी लेंडर मस्ट बी रीपेड बिफोर द इक्विटी रिसीव्स द वैल्यू। दैट्स द इजी पार्ट। उसके बाद डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बेनिफिट क्या होगा कंट्रोल आता है एक तो हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन होती है लो कोरिलेशन विद स्टॉक्स एंड बॉन्ड। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स का फायदा यही है कि वो डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है विद रिस्पेक्ट टू द स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स मतलब उससे कोरिलेशन बहुत कम होता है। एंड टैक्स बेनिफिट होता है डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट डिडक्शन। आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हो कि आप जो भी डेप्रिसिएशन उस पे लग रहा है बिल्डिंग के अंदर या जो भी आपने कोई लोन लिया उसको बाय किया उस पे जो इंटरेस्ट होता है यू कैन क्लेम एंड उससे आपका टैक्स का डिडक्शन मिल जाता है। तो डायरेक्ट बेनिफिट से ये फायदा होते हैं। और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स का ड्रॉबैक क्या है एक तो इलिक्विड है ऑब्वियसली अगर आप रियल एस्टेट बाय कर रहे हो तो बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होती है तो इट इज इलिक्विड। एंड प्राइस कैपेसिटी मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिबिलिटी हाई इनिशियल कैपिटल एंड कंसंट्रेशन रिस्क। ये सब होता है हाई इनिशियल कैपिटल होगा ही ऑब्वियसली आपको मोटा पैसा डालना है। कॉम्प्लेक्सिबिलिटी होगी आपको डायरेक्ट एक तो स्पेशलाइजेशन चाहिए कि हाँ आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी खरीदनी है कौन सी प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी कौन सी लोकेशन पे खरीदनी है कौन सी लोकेशन में खरीदनी है कॉम्प्लेक्सिबिलिटी होगी। आपको उस चीजों को मैनेज भी करना पड़ेगा। सो दैट्स अ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ड्रॉबैक्स।
और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे हो गया? रीट्स हो गया। ये आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि रीट्स आपका पब्लिकली ट्रेडेड होते हैं, तो आप बाय एंड सेल कर सकते हो। प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलता है क्योंकि आपको खाली इन्वेस्ट करना है। जो रीट्स फंड के मैनेजर्स होते हैं, वो प्रोफेशनल मैनेजमेंट होते हैं, वो प्रोफेशनली अपना दिमाग लगा के कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर नहीं करना है, दैट्स डिपेंड ऑन देम। तो प्रोफेशनली मैनेज भी होता है। एंड नेक्स्ट फ्रॉम डबल टैक्सेशन ऑफ इनकम। तो इनकम की भी डबल टैक्सेशन से बच जाता है कि वहां पर रीट्स को एज एन एग्जाम्पशन मिल जाती है कि इफ दे डिस्ट्रीब्यूट 90% ऑफ द रेंट, सो उनको इनकम टैक्स नहीं भरना। सो आपकी इनकम वहां से इनकम टैक्स डिडक्शन होके नहीं आएगी, यू हैव टू पे द इनकम टैक्स। तो डबल टैक्सेशन से अवॉइडेंस भी मिल जाती है। उसके बाद क्या है, रियल इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजीज है। लो लो टू हाई है, यू कैन रीड, बहुत सिंपल है। कोर में क्या होता है, हाई क्वालिटी होता है, मतलब यहाँ पर रिस्क कम होगा और यहाँ पर रिस्क बढ़ जाएगा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि यहाँ हाई क्वालिटी है, रेजिडेंट स्टेबल रिटर्न है, यहाँ पर मॉडेस्ट है, मेजर डेवलपमेंट की जरूरत होगी, यहाँ पर ज्यादा होगी। सो यू कैन, आप इजिली इजिली इसको रीड कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली ये इसकी टैक्सेबिलिटी कम होगी, बट यू हैव टू रीड, राइट। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल्स में क्या आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी में ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में आ गया रोड्स, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, रोलवेज, रेलवेज। यूटिलिटी में आ गया गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वेस्ट डिस्पोजल, वाटर। कम्युनिकेशन में आ गया टेलीकॉम टावर्स, केबल सिस्टम। सोशल में आ गया प्रिजन, स्कूल्स, हेल्थ केयर फैसिलिटीज। तो ये इसकी बाइफर्केशन होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरीज होगी। इन्वेस्टमेंट स्टेजेस क्या होते हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट है आपका, ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड एंड सेकेंडरी स्टेज। ग्रीन फील्ड क्या हो गया कि एसेट टू बी कंस्ट्रक्टेड, हाई अनसर्टेनिटी एंड रिस्क, ऑफन यूजेस अ बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल। ग्रीनफील्ड क्या होगा कि अब ये ऐसे एसेट्स है जो अभी कंस्ट्रक्ट होंगे, टू बी कंस्ट्रक्टेड है। तो ऑब्वियसली जब टू बी कंस्ट्रक्टेड है तो आगे हमें नहीं पता कि वो कैसे आपको कैश फ्लोज देंगे, कैसे नहीं देंगे। तो यहाँ पर हाई अनसर्टेनिटी आ जाती है, इसमें हाई रिस्क होता है और ऑफन बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर मॉडल पे होता है। तो इसका मेजर एग्जांपल हो गया टोल। टोल में क्या होता है, आज ट्राई कर स्टार्ट कर रहे हैं तो पूरी रोड बनेगी, देन टोल बनेगा। तो एसेट टू बी कंस्ट्रक्टेड है एंड बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर है। ये पहले बिल्ड करेंगे, ऑपरेट करेंगे, अपनी कॉस्ट को रिकवर करेंगे, देन विल ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट। तो बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर मॉडल पे ये होता है। तो एग्जांपल क्या हो गया इसका, टोल। ब्राउनफील्ड क्या है, एग्जिस्टिंग एसेट बीइंग एक्सपैंडेड और प्राइवेटाइज्ड। एग्जांपल सेल्स एंड लीज बैक, प्रोवाइड मोर स्टेबल कैश फ्लो देन ग्रीनफील्ड। अब ब्राउनफील्ड क्या है, एग्जिस्टिंग एसेट है बट इसको एक्सपैंड किया जाता है या प्राइवेटाइज किया जाता है। इसका अच्छा एग्जांपल आप यूज कर सकते हो, एयरपोर्ट। एयरपोर्ट तो पहले से बिल्ट है, राइट। उसको एक्सपैंड किया जा रहा है, नए एयरलाइंस आ रहे हैं, ये नया रनवे बन रहा है। तो एग्जिस्टिंग एसेट को एक्सपैंड किया जा रहा है या प्राइवेटाइज किया जा रहा है। अब मेजरली गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइवेटाइज कर रही है अपना सारे ये रेलवेज को या एयरपोर्ट्स को। सो ये ब्राउन फील्ड में आ जाएगा। एंड सेकेंडरी से फुली ऑपरेशन फैसिलिटी, नो फर्दर डेवलपमेंट नीडेड, दे आर लीज रिस्की। तो सेकेंडरी स्टेज में तो ये होगा कि सब कुछ बना हुआ है, फुली ऑपरेशन फैसिलिटी है, कोई डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है। तो ग्रीन फील्ड में क्या होता है कि वो बना ही नहीं है, सबसे ज्यादा रिस्की वही होगा। ब्राउन फील्ड में क्या बना हुआ है, इसमें एक्सपेंशन की जरूरत है या उसको प्राइवेटाइज करने की जरूरत है। तो इसमें लेस रिस्की होगा, स्टेबल कैश फ्लो होगा। एंड सेकेंडरी स्टेज में ये लीस्ट रिस्की होगा क्योंकि फुली ऑपरेशन फैसिलिटी में है विद नो फर्दर डेवलपमेंट। उसके बाद कैश फ्लो मैकेनिज्म क्या है, कैश फ्लो मैकेनिज्म एबिलिटी ऑफ पेमेंट, गवर्नमेंट पेमेंट फॉर मेकिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल। अवेलेबल पेमेंट्स का मतलब क्या हो गया, इसका एग्जांपल लेते हैं हम हॉस्पिटल्स। तो बेसिकली क्या हो गया, आप प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट ने उनको अप्रोच किया कि भाई आप मेरे लिए गवर्नमेंट का हॉस्पिटल बनाइए, ठीक है। और आप गवर्नमेंट का हॉस्पिटल बनाएंगे तो आपके पास जितना भी है, मतलब फॉर एग्जांपल आपने बनाया 100 करोड़ का, तो गवर्नमेंट आपको 100 करोड़ देगी फॉर मेकिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल कराने पे ही आपको गवर्नमेंट पैसा देगी, चाहे वो पूरी ऑपरेशनल कैपेसिटी में वर्क करे या ना करे। चाहे फॉर एग्जांपल अगर हॉस्पिटल है, 40% बेड कैपेसिटी पे वर्क कर रहा है, अभी 60% अभी भी बंदे नहीं आ रहे, एज इन पेशेंस नहीं है उसके अंदर या वो वर्क नहीं कर रहा। तो इट डजंट डिपेंड, गवर्नमेंट ने पेमेंट देनी है और आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अवेलेबल करवा दिया, उसको गवर्नमेंट आपको पेमेंट करेगी। तो अवेलेबिलिटी पेमेंट। यूसेज बेस्ड है पेमेंट, लाइक हाईवे टोल फेज। कि हाईवे टोल में क्या होगा, मान लो जिस दिन आप टोल, एक टोल है 150 रुपीज का, नंबर ऑफ आज का आ जाइए 1 लाख, तो 1 लाख इंटू 150, इतना नंबर ऑफ टोल्स आज कलेक्ट हो गया रेवेन्यू। कल 50,000 होगी तो रेवेन्यू कम हो गया। परसों 1,20,000 होगी तो रेवेन्यू बढ़ गया। तो जितना आप यूसेज कर रहे हो, जितना आज ट्रैफिक आ रहा है, उतना आपको टोल रेवेन्यू क्रिएट हो रहा है। तो ये यूसेज बेस्ड हो गया। एंड टेक और पे में होगा, बायर पेज अ मिनिमम प्राइस फॉर एग्रीड अपॉन वॉल्यूम रिगार्डलेस ऑफ एक्चुअल यूज। सो बेसिकली क्या होता है कि एक जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज होती है, पहले टाटा है।
अब टाटा अपना इतना कुछ नंबर ऑफ यूनिट्स जो मेगावाट्स होती है, जो जनरेट करता है, वो गवर्नमेंट को बेचता है। अब गवर्नमेंट उसको इतना यूज़ करती है, उस पे डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने एक एग्रीमेंट कर लिया कि मुझे इतना यूनिट लाइक 50 मेगावाट्स फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोल रहा हूँ, 50 मेगावाट्स इनटू में ₹50 पर मेगावाट, इतना आप मुझे पैसा दोगे, ठीक है? अब उससे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा पे करेंगे, बट उससे अगर कम यूज़ किया तो कम मिनिमम इतना पे तो करेगी गवर्नमेंट उस टाटा कैपिटल को। सो दैट इज़ टेक और पे। तो अवेलेबिलिटी पेमेंट क्या होगा कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अवेलेबल करवाया, उसी पे गवर्नमेंट आपको पैसे दे देगी, नो मैटर वो कितने ऑपरेशनल कैपेसिटी पे यूज़ हो रहा है। यूज़ बेस पे होगा, कितना यूज़ हो रहा है उतना आपका रेवेन्यू होगा। जैसे टोल हो गया, जितनी आज कार्स आ रही है इनटू में इनटू द प्राइस ऑफ द टोल, उतना आपका रेवेन्यू होगा। कार ज्यादा भी हो सकती है, किसी दिन कम भी हो सकती है, या किसी दिन बढ़ भी सकती है, ऐसे होगा। टेक और पे में क्या होगा कि मिनिमम एक सेट कर दिया क्राइटेरिया कि इतना तो पे करना ही पड़ेगा। आपकी इतनी कैपेसिटी हो, इतना इतना यूज कर रहे हो तो इतना पे करना है, इससे कम कर रहे हो तो इतना तो करना ही पड़ेगा। दैट इज टेक और पे। उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, रिस्क प्रोफाइल। तो ब्राउनफील्ड इज लेस रिस्की देन ग्रीनफील्ड, डिमांड बेस्ड प्रोजेक्ट्स, रिलायंस फ्यूचर यूसेज आर द रिस्कीएस्ट। तो बेसिकली रिस्क प्रोफाइल क्या होगा कि जो ब्राउनफील्ड है, ब्राउनफील्ड एग्जिस्टिंग एसेट्स है, प्राइवेटाइज करना है, एक्सपैंड करना है, तो इसमें लेस रिस्क होगा, बट ऑब्वियसली अदर देन ग्रीनफील्ड। ठीक है, उसके बाद क्या पोर्टफोलियो इम्पैक्ट, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर लो कोरिलेशन विद पब्लिक यूटिलिटी ऑफरिंग डाइवर्सिफिकेशन, ऑब्वियसली suitability are more suitable for the long-term institutional investors like pension plans, sovereign wealth fund due to long asset life and high initial cost। तो ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर क्या होता है, एक हाई इनिशियल कॉस्ट लगती है, इसकी लाइफ बहुत बड़ी होती है, मतलब होल्डिंग पीरियड बहुत बड़ा होता है। तो इसमें कौन इन्वेस्ट कर सकता है? लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर कर सकता है, जिनका हॉरिजन बहुत लंबा होता है। अब पेंशन प्लान होते हैं, उनका आज ये नहीं कि 1-2 साल के अंदर देगा, उनका 30-40 साल तक का प्लान चलता है। तो पेंशन प्लान लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशन हो गया, सोवरेन वेल्थ फंड्स हो गए, लॉन्ग टर्म हॉरिजन होता है इनका, सो दे कैन इन्वेस्ट इन दैट बिकॉज उनके लॉन्ग एसेट लाइफ होती है और हाई इनिशियल कॉस्ट होती है। ओके, सो दैट्स एंड फ्रॉम माय साइड। बहुत छोटा चैप्टर था, बहुत ही चैप्टर था। आज को फटाफट रैप अप कर सकते हैं, मेरी वीडियो देख के 1.5 पे या 1.25 पे फटाफट कर सकते हैं। एंड ये नोट्स पढ़ के इट विल बी रैप्ड अप। जिसपे कम टाइम लगे उस पे कम टाइम लगाओ ना यार, मतलब आपको क्यों छोटी चीजों पे भी बहुत टाइम लगाना है, राइट? जो छोटी छोटी चीजें हैं इसको फटाफट निपटा सकते हैं हम, तो फटाफट निपटाएंगे। आप मेरे रिवीजन लेक्चर देखो, नोट्स पकड़ो एंड दैट्स इट, फिनिश इट अप। आपको समझा दिया, आपको बस मेनली कंसेप्ट ध्यान रखना है। पेपर सीएफए लेवल इज नॉट मगिंग अप कि आपको चीजों को डेफिनेशन को याद करनी है बैठ के, नो। आपको चीजों को समझना है एंड आपको टर्म्स पता होना चाहिए, दैट्स इट। वहां आएगा, आपको टिक करना है, दैट्स ऑल। सो ये मेरे साइड से था। एंड वंस अगेन आप प्लीज कमेंट करना, जैसा भी आपको लग रहा है। कोई फीडबैक हो आप मेरे व्हाट्सएप पे भी जा सकते हो, आप कमेंट पे भी कर सकते हो, बट आई विल प्रेफर कि आप कमेंट करो, इससे मुझे मोटिवेशन हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। आगे कोई डाउट होगा, मेरा नंबर है ही आपके पास, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी। हम गूगल मीट पे कनेक्ट करेंगे एंड वी विल सॉल्व योर इश्यूज, राइट? ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।